हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें लेक्चर नंबर 30 आज शुरू करेंगे, है ना। तो आज हमारा नया लेक्चर है। चैप्टर का नाम है पूर्व मध्यकाल, यानी मध्यकाल से पहले का, जस्ट पहले का भाग। 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक के समय काल को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है? कौन? तो पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय कार्यकाल कब से है? 1177 से लेकर 1192 तारायण के द्वितीय युद्ध तक इनका कार्यकाल है, और इसी को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हो गया। अगला लिखते हैं, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे संपर्क था आप बताएंगे? तो जावा और सुमात्रा। जावा और सुमात्रा द्वीपों से पाल वंशी शासक देवपाल और इनके पाल वंशों का संबंध था। देखो, देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। यानी उसका जो है देवपाल का संपर्क था जावा सुमात्रा से। डी ऑप्शन हो गया। चले, अगला क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? ये बताना आपको। तो ये बनवाया था सारनाथ में। ऑप्शन डी। गोविंद चंद्र गहड़वाल की रानी थी कुमार देवी, बौद्ध की मतानुयायी थी, मतलब बौद्ध को मानती थी वो। उन्होंने सारनाथ में एक धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। डी ऑप्शन। अब कहते हैं, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो क्या बताया गया है? ऑप्शन डी, सूर्यवंशी। देखो, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है ना। सूर्यवंशी वे वंश हैं जो 4 अग्निकुलों में से एक था। मतलब सूर्यवंश 4 अग्निकुलों में से एक माना गया है, ठीक है। तो कौन सा हो गया? डी ऑप्शन। अलाउदल। अब देखो, अलाउदल संबंधित थे कहाँ से? तो ये संबंधित थे महोबा से। अलाउदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमार्ददेव परमल इसके सेना नायक थे। और पृथ्वीराज चौहान के साथ जब इनकी युद्ध हुआ तो उस टाइम पे वीरगति को प्राप्त हुए थे। और चंदेल एवं चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंद्रवरदायीकृत पृथ्वीराज रासों में और जागनिकृत परमाल रासों में आलाखंड से प्राप्त होता है। तो कौन सा संबंधित थे? महोबा से। ऑप्शन सी। अगला, पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है? अभी हम पढ़े कौन है? तो ये हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो तो ये हैं चंद्रवरदायी। वहीं पृथ्वीराज विजय, देखो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदायी। और पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? ये है जयानक। इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी, पृथ्वीराज विजय ये जयानक है। ऑप्शन सी। लगते हैं, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं बताना है आपको, है ना। चलो देखते हैं। पहला है अब्दुल रहमान हमीर रासो, चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासो, और अगला देखते हैं जागनिक आलाकंड और नरपतिनाल बीसल देव रासो। तो इसमें कौन संबंधित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला अब्दुल रहमान हमीर रासो। अब्दुल रहमान हमीर रासो ही इसमें सम्मिलित नहीं है। तो अब ये हमीर रासो किसकी है? फिर हमीर रासो रचना सारंगधर की है। हमीर रासो अब्दुल रहमान की नहीं, सारंगधर की है, ठीक है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दक्कन यानी दिल्ली शहर की स्थापना की थी? दिल्ली बोलते थे इसको, दिल्ली या दिल्ली ये सब किसी को मान लो। तो किसने की थी? तोमर वंशियों ने। तोमरों ने 8वीं शताब्दी में, उसमें भी अनंगपाल तोमर, उसने जो है दिल्ली की स्थापना की थी। दिल्लिका या दिल्ली की स्थापना की थी। और चंद्रवरदायी की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया। चंद्रवरदायी कृत कौन सी? पृथ्वीराज रासो। इसमें भी अनंगपाल को ही दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। तो ऑप्शन सी। जुजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? बुंदेलखंड का, विदर्भ का, हाँ बघेलखंड का, मालवा का। तो किसका था? यह है ऑप्शन बी। बुंदेलखंड का नाम था जुजाक भुक्ति। ये प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। चंदेल वंश के संस्थापक नुन्नुक। तो अब देखो, चंदेल वंश का कौन था संस्थापक? नुन्नुक। उसका पौत्र था जयसिंह या जेजा, उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जुजाक भुक्ति पड़ा था, ठीक है। कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव। तो धंगदेव किसका था?
जुजाक भुक्ति के चंदेल वंश का, जुजाक भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था कौन? धंगदेव। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। अलग हैं। अब आपको सूची 1 को सूची 2 से मतलब इसमें क्या है, अपना उत्तर देना है आपको सही क्रम का, मतलब पहले कौन आया बाद में कौन आया उस हिसाब से आपको बताना है। तो देखो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आए भैया यशोवर्मा। यशोवर्मा सबसे पहले हैं। कब आए ये? यशोवर्मा 930 से 950 तक। उसके बाद 950 से 1000 तो धंग, फिर ये हो गए धंग, 3-2 हो गए धंग। अच्छा, उसके बाद विद्याधर, उसके बाद विद्याधर हो गए। विद्याधर मतलब कब से? 1019 से लेकर 1029 तक, तो 1 हो गया, 3-2 1 हो गया। उसके बाद हैं कीर्ति वर्मा 1060 से लेकर 1100 तक, 4 मतलब 3-2 1 4, 3-2 1 4, तो कौन सा आ गया? ए ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो मिला लेना आप लोग। अगला देखते हैं, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में, बिहार में, असम में, उड़ीसा में। तो कहाँ अवस्थित थी? ये थी उत्तर बंगाल में। कहाँ पे? उत्तर बंगाल में। देखो प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल, चंद्र और सेन राजवंश, पाल, चंद्र और सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार विस्तार हुआ और ये उत्तर बंगाल तक पहुंच गई। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, पाल वंश का संस्थापक कौन था? इम्पोर्टेंट, कौन है? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। क्या था ये? बौद्ध मतानुयायी था। चलो, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोमपुर किसने करवाया था? तो ये बताना आपको। ये है गोपाल, नहीं गोपाल, धर्मपाल, हर्ष, नहीं नहीं, बताओ कौन है? तो ये है धर्मपाल। गोपाल है धर्मपाल, इसमें है ही नहीं गोपाल ऑप्शन। पाल वंश के ही शासक थे धर्मपाल, उन्होंने सोमपुर महाविहार का निर्माण किया। सोमपुर महाविहार सी, धर्मपाल ने। अगला, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? विक्रमशिला। तो आप बताना विक्रमशिला किसने स्थापना की थी? ये की थी धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल, इसका कार्यकाल कब था? 770 से लेकर 810 ईस्वी तक उसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। कौन सा? विक्रमशिला। नालंदा के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ ये, तो धर्मपाल ने की थी। ठीक है, चलो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? मतलब विक्रमशिला इसमें से कहाँ स्थित है? आज का कौन सा राज्य पड़ेगा? तो ये है बिहार में, सी। धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की दीक्षा यहाँ पर दी जाती थी। 1203 में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी ने 1203 में। ठीक है, तो बिहार में है ये। अगला, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं था पूर्व मध्यकाल में? तक्षशिला। देखो अब इंपॉर्टेंट है, समझना क्यों। ये पूर्व मध्यकाल की बात चल रही है। तक्षशिला था शिक्षा का केंद्र, लेकिन कब था? ये प्राचीन काल में था। प्राचीन भारत में हमने पढ़ा था तक्षशिला कहाँ था? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है कौन? तक्षशिला। ये प्राचीन समय का एक विश्वविद्यालय था और गंधार राज्य की राजधानी थी, है ना। ये ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र था कौन? तक्षशिला। लेकिन ये पूछा है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल मतलब 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक का काल है, तो इसमें था, इसमें ये नहीं था। इसमें ये 3 थे कौन? नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुर, ये तीनों थे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन के ट्विस्ट को पकड़ लेना है, थोड़ा सा ट्विस्ट दिया इसमें और उसी में घूम जाता है आदमी। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? राष्ट्रकूट तो किसने रखी थी? दंती दुर्ग ने। कौन हो गया? ऑप्शन बी, दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ दंती दुर्ग ने। ठीक है, तो स्थापना कब की? राष्ट्रकूट वंश की 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो अभी पढ़े हम, किसने? दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ क्या कराया था? धार्मिक कार्य यानी महादान यज्ञ करवाया था। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अपने माता पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो कौन हुआ था? अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। देखो, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। अमोघवर्ष प्रथम या राष्ट्रकूट एक ही बात है ये। अच्छा, इसके पिता जो है
राष्ट्रकूट राजा थे कौन से? गोविंद तृतीय। उस टाइम पे उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद लौट रहे थे। कौन? गोविंद तृतीय। उसी क्रम में इनका जो है जन्म होता है किसका? अमोघ वर्ष प्रथम का, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट का। तो ये आज का हमारा लेक्चर समाप्त। इसमें एक लेक्चर और बचा है और आपका प्राचीन भारत का इतिहास संपूर्ण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखो पूरी इतिहास कंप्लीट हो जाएगी। आपका 25 नंबर पीसीएस का बता रहा हूँ, 25 नंबर आपके हाथ में, और बाकी सभी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, और अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे में चुप बैठने वाला नहीं है, आपको जो कुछ भी बचा है उसको कंप्लीट कराऊंगा फुल पूरी जीएस। मैंने कमिटमेंट दिया है आपको, मेरा फुल कमिटमेंट है कि आपको फुल जीएस की तैयारी इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल गागर में सागर, और फालतू का उधर उधर नहीं, एकदम टू दी पॉइंट और प्रॉपर पढ़ाई। ठीक है, चलो आप लोग शेयर करिए, बस लोगों को बताइए और इसको सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।